नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी जोन के ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुनील भारद्वाज एक बार फिर आपके सामने जीएस की महत्वपूर्ण इवेंट्स को लेकर प्रस्तुत हैं। बच्चों, आज का जो टास्क है वो है इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम। जितने विषय हैं उनकी एक सीरीज श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और आने वाले जितने भी वनडे एग्जाम हैं जैसे लेखपाल, यूपीएसआई, रेलवे, यूपीएससी, टैट, सीटेट। अब जो नहीं कि आप लेखपाल की तैयारी करते हैं तो रेलवे की तैयारी नहीं करते। कुछ बच्चे हैं जो वनडे एग्जाम में सभी की तैयारी करते हैं। तो जीएस का जो पैटर्न है वो लगभग सब में कॉमन है। मैंने ये इंट्रो क्लास में बताया भी था कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जोग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, इनका 80% कॉमन होता है। हमें बस कॉमन बिंदुओं को उठाना है और उसी के आधार पर हमें अपने तैयारी को एक दिशा और दशा देनी है। तो समय नाश करते हुए आज शुरू करते हैं आधुनिक भारत में भारत का स्वतंत्रता संग्राम। ये इतिहास का एक सबसे महत्वपूर्ण टास्क है और ख़ास बात यह है कि जितने भी एग्ज़ाम हैं ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसको इसने छुआ नहीं। हर एग्ज़ाम के लिए ये मोस्ट वांटेड टॉपिक है। तो जाहिर सी बात है कि इसका इम्पोर्टेंस है। जैसे स्वतंत्रता संग्राम में स्वतंत्रता संघर्ष और वैसे ही राज व्यवस्था में पंचायती राज व्यवस्था, ये बहुत हिट और बहुत फिट टॉपिक है। तो स्वतंत्रता संग्राम की सीरीज मैंने बताया था एक मूवी के समान है। इसकी एक महायात्रा है। तो इसमें कौन कौन सी घटनाएं कब कब हुई, कैसे कैसे हुई, ये जानना है। तो हम चाहते हैं कि शुरुआत के 2 लेक्चर आज और अगला आप स्वतंत्रता संग्राम की बारीकियों को समझें, फिर उसी के आधार पर हम एक एक इवेंट का डिटेल करते हैं। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आपने देखा होगा कि 4 घटनाएं दी होती हैं। बंगाल का विभाजन, दांडी मार्च, क्रिस मिशन और कैप्टन मिशन। और पूछा जाता है कि इतिहास की इन घटनाओं का उनके होने के अनुसार सही क्रम क्या होगा। तो आपका समय शुरू होगा तब आपको एक क्रम से उनको बताना है। कभी कभी इवेंट दी होती हैं और ईयर दिया होता है और मैचिंग करने को आता है कि कौन सी घटना किसके साथ कब कब हुई। ये डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905। तो इस तरीके से इसको देखना है। मूवी आपने कोई देखी होगी, उसकी स्टोरी होती है, उस स्टोरी के अनुसार सारे पात्र अपनी अभिनय को एक आकार देते हैं। तो आज़ादी की भी एक कहानी है। जैसे 1919 में रोलर एक्ट आया, उसका विरोध हुआ। उसके विरोध में जलियांवाला बाग घटना घटी। उसके बाद खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत घटना आंदोलन को गांधी जी ने अशोक आंदोलन में कन्वर्ट कर दिया। अशोक आंदोलन एक अच्छा आंदोलन था, चलता रहा। अचानक चेन पुलिंग हो गई और चोरी चोरा की घटना घट गई। चोरी चोरा घटना से नाराज होकर के बच्चों ने बंदूक उठा ली और क्रांतिकारी आंदोलन शुरू हो गए। और जो सीनियर लोग थे उन्होंने गांधी जी को छोड़ा, कांग्रेस को छोड़ा और स्वराज पार्टी बना ली। इस तरीके से इतिहास एक प्रवाह है घटनाओं का। जो घटित होता है वही इतिहास है। तो हमें उसका एक पार्ट बनना है और जब जो होना था तब तो जो हुआ था हम उसी का एक दृष्टा बन के अवलोकन करें। आप समझ लेंगे पूरा तो आसानी से चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो अब शुरू करते हैं। इसकी एक आउटलाइन हम बनाने की कोशिश करते हैं और उसी आधार पर लेक्चर को एक दिशा मिल जाएगी। ठीक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम को इसका अगर हम विकास देखें तो उसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कांग्रेस से पूर्व आंदोलन, मूवमेंट बिफोर कांग्रेस, फिर कांग्रेस पार्टी की स्थापना के बाद कांग्रेस युग और इसी के पैरेलल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, क्रांतिकारी आंदोलन।
क्रांतिकारी आंदोलन को इंग्लिश में बोलते हैं रिवॉल्यूशन से रिवॉल्यूशनरी आंदोलन, ठीक है। इतिहास में भी देखिए बहुत कुछ समझने को है। आज का पूरा लेक्चर डिपेंड करता है हमने कितना सीखा है, आप कितना सीख सकते हैं। फिर अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ते रहिए। तो कांग्रेस से पूर्व के आंदोलन की अगर बात करें तो माना जाता है कि 1857 की क्रांति से पहले हमारे आंदोलन की न तो कोई दिशा थी न कोई दशा थी। अंग्रेजों ने 1600 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इस्टेब्लिश की, धीरे धीरे व्यापार करने के बहाने उन्होंने भारत को कैप्चर करना शुरू किया। तो देखते देखते 1800 तक आते आते भारत में आर्थिक सामाजिक आंदोलन शुरू हुए, क्योंकि हमें झटपटाहट थी अंग्रेजों से अपने को मुक्त करने की। इसी कड़ी में एक बगावत हुई जिसको हम बोलते हैं 1857 का विद्रोह। रिवोल्ट ऑफ 1857। ये कांग्रेस से पूर्व होने वाली एक बहुत अहम घटना है जिसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। यहाँ से हम अपने लेक्चर की सही शुरुआत करेंगे। इसके बाद जब ये आंदोलन हुआ तो धीरे धीरे अंग्रेज चाहते थे कि एक ऐसी संस्था बने जो उनके बीच और भारतीयों के बीच एक पुल का काम करे, एक ब्रिज का काम करे, और उसी संस्था को हम बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो कांग्रेस युग और क्रांतिकारी युग में अंतर केवल इतना है, जो कांग्रेस के नेता थे वो गांधी जी के सिद्धांतों से प्रभावित थे। इनके आंदोलन में गांधीगिरी थी और क्रांतिकारी आंदोलन में मुन्नागिरी थी। ये हिंसा पर भरोसा करते थे। वो जानते थे कि बहरों को सुनाने के लिए धमाका बहुत ज़रूरी है, जबकि गांधी जी के आंदोलन में खून खराबे के लिए कोई जगह ही नहीं है, और जगह है तो चोरी चोरा घटना अगर घटती है तो गांधी जी आंदोलन भी बंद कर देंगे। तो कांग्रेस के आंदोलन को इसके तीन चरण, पड़ाव या स्टेप माने जाते हैं, जो मैंने इससे पहले भी हल्का सा बताया था। कांग्रेस का आंदोलन जैसे जैसे मूवी आप देखते हैं क्लाइमेक्स चेंज होता जाता है, मूवी बदलती जाती है। तो इसके 3 चरण में सबसे पहले नरम युग, फिर गर्म युग, फिर है गांधी युग। नरम का मतलब यहाँ मुलायम नहीं, नरम का मतलब यहाँ उदारवादी लिबरल विचारधारा के जो लोग थे, जिनको लगता था कि अंग्रेज भारत में अगर रहते हैं, उनका हम अगर सपोर्ट करते हैं तो शायद देश का वेलफेयर हो, कल्याण हो। तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1885 में हुई। तो इसलिए कांग्रेस युग 1885 से 1947 तक माना जाता है, और इसीलिए 1885 से 1905 तक नरम युग रहा। और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल के विभाजन से पहले हमारी विचारधारा काफ़ी लिबरल थी। फिर धीरे धीरे बंगाल का विभाजन हुआ। इसी कांग्रेस में काफ़ी युवा भर्ती हुए, जैसे लाल बाल पाल। उनकी विचारधारा ये थी कि अगर अंग्रेज हमारे घर को हमसे छीन लेते हैं तो हमें भीख नहीं मांगनी है इन लोगों जैसी कि प्लीज़ हमको हमारा घर दे दो, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, अगर नहीं दोगे तो तोड़ के ले लेंगे हाथ। इस तिलक जैसे लोगों की विचारधारा थी। तो इसी आधार पर कांग्रेस में यूथ का एंट्री हुआ। तो 1905 से 1919 की जो इवेंट्स हैं, इसी को हम गर्म युग बोलते हैं। और इस दौर में कई घटनाएं घटी। एक आज़ादी के ट्रैक को हम एक फोल्डर दे रहे हैं कि क्या क्या कहाँ कहाँ पे है, कैसे कैसे पढ़ना है। और शुरुआत आज और कल के एक लेक्चर में सारी चीज़ें लगभग क्लियर हो जाएंगी। और इसी आधार पर फिर जब हम आगे बढ़ेंगे
तो बहुत ईजी हो जाएगा। गांधी युग की बात करें, हालांकि महात्मा गांधी की एंट्री भारत में 1917 में ही हो गई थी, लेकिन 1919 में जब रॉलेट एक्ट आया तो उस एक्ट का सबने विरोध किया, तो महात्मा गांधी ने भी किया और यहीं से उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई। और इसी आधार पर माना जाता है गांधी जी ने अपने भारत में जितने भी आंदोलन शुरू किए वो दो प्रकार के हैं, क्षेत्रीय आंदोलन और राष्ट्रीय आंदोलन। जो क्षेत्रीय आंदोलन है वो वैसे जैसे क्रिकेट में आप रणजी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी खेलते हैं अलग अलग स्टेट के लिए, जबकि आप भारत के लिए खेलते हैं तो नेशनल टीम में आप एक खिलाड़ी के रूप में काम करते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी है। गांधी जी के 3 लोकल मैच हैं, चंपारण, अहमदाबाद मिल आंदोलन और खेड़ा आंदोलन, और 4-5 उनके नेशनल मैच हैं जिसमें किसी में उनकी लंबी पारी हुई, किसी में वो जल्दी आउट हो गए और किसी में उनकी बोनी तक नहीं हुई। तो क्योंकि ज़िंदगी क्रिकेट के समान है और आंदोलन भी उसी तरीके से, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे तो और आसान होगा। तो ये आज़ादी तक चलता रहा, लेकिन आज़ादी का आंदोलन जैसे हम समझ रहे हैं वैसा था नहीं। आप इसको इस तरीके समझ सकते हैं कि ये एक हाईवे है, आज़ादी का हाईवे, ये एक सर्विस लेन है, ये मेन हाईवे है, ये हमारी साइड की वे है। तो दोनों में कभी कभी हम इधर से उधर आ जाते हैं, उधर से इधर आ जाते हैं। तो गांधी जी के आंदोलन में बीच बीच में कभी कभी ब्रेक लगा। तो ऐसी स्थिति में जब गांधी जी ने आंदोलन को ड्रॉप किया तो जो युवा था उसने बंदूक उठाई, तो उसने आंदोलन को एक दिशा दी। तो ऐसी स्थिति में गांधी जी हाशिए पे आ गए, सर्विस लेन पे आ गए। हम बताना ये चाहते हैं कि क्रांतिकारी आंदोलन और गांधी जी की आंदोलन कभी भी एक साथ नहीं चले, पैरेलल चले। ये नहीं कि आप इमेजिन करें एक गाड़ी में आप बैठे हैं, एक हाथ में AK-47 है, एक हाथ में लाठी है, दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत में जब क्रांतिकारी आंदोलन स्टार्ट हुए होंगे, वो ध्यान सुनिएगा, तब उस समय गांधी जी की दुकान बंद थी, तब उनका आंदोलन शांत था। फिर भारत में जब गांधी जी ने अपना आंदोलन शुरू किया तो बंदूकें खामोश हो गई। दोबारा गांधी जी ने फिर आंदोलन शुरू किया तो क्रांतिकारी आंदोलन शांत रहे। फिर गांधी जी जैसे ही खामोश हुए, शांत हुए, तो बच्चे फिर रोड पे आ गए। तो इसी बात को समझाना है, इसके लिए हमें चलना पड़ेगा क्रांतिकारी आंदोलन। ये भी स्वतंत्रता संग्राम का एक अहम पार्ट है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना कब हुई, किसने की, कहाँ की, जैसे गदर पार्टी कहाँ बनी, काकोरी कांड कब हुआ, राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस जेल में हुई, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कई फेमस नाम है, कई फेमस मुकदमे हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन के भी 2 चरण हैं। ठीक, नंबर 1, एट्टी 97 से 1917 और इसमें क्या क्या हुआ ये सब मैं अभी ओरल आपको समझाऊंगा। और दूसरा दौर है 1922 से 1930। देखिए, भारत में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए वो प्रायः 2 अलग अलग चरणों में हुए। पहले दौर में जो आंदोलन हुए वो 1897 से लेकर के 1917 में हुए। इस दौर में जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए होंगे वो कुछ भारत में हुए और कुछ विदेशों में हुए। तो ये सारी बातें आगे पढ़ेंगे आप डिटेल से, विस्तार से।
तो 1897 में महाराष्ट्र राज्य में पहली क्रांतिकारी संस्था बनी थी जिम सोसाइटी, जिसको बनाया था चापेकर ब्रदर्स ने। फिर उसके बाद इसी महाराष्ट्र में अभिनव भारत बाय वीर सावरकर। महाराष्ट्र के बाद फिर बंगाल में अनुशीलन कमेटी, पंजाब में अंजुमाने मोहन बाने वतन। इसी बीच विदेशों में भी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी, 1913 में अमेरिका में गदर पार्टी जैसी संस्थाएं बनी। ये सब दौर, यानी इस दौर में, पहले दौर में महात्मा गांधी के आने से पहले, देखिए महात्मा गांधी के आने से पहले भारत में और विदेशों में धूम धड़ाका हो रहा था, क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय थे। और इस दौर में जो क्रांतिकारी आपको मिलेंगे भारत के ट्रैक पर, उसमें नाम है चापेकर ब्रदर्स, वीर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। विदेश में जाएंगे तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, सोहन सिंह भकना, और इसी दौर में आपको मैडम भीकाजी कामा मिलेंगे। इसी दौर में आपको मिलेंगे बंगाल में खुदीराम बोस, जिनको सबसे कम आयु में फांसी हुई, प्रफुल्ल चाकी, ये इसी दौर के क्रांतिकारी हैं। देखते देखते 1917 आ गया और 1915 में, जब 1914 में कामागाटा मारू जहाज की घटना घटी थी, तो भारत में गदर पार्टी ने आंदोलन सक्रिय किया। तो उसी के आधार पर गदर पार्टी के सारे क्रांतिकारियों को अरेस्ट किया गया और लाहौर में उनका एक मुकदमा शुरू हुआ, जिसको लाहौर केस कहते हैं। 3 साल तक ये मुकदमा चलता रहा, 1915 से 16, 16 से 17, 15, फिर 16, फिर 17, 3 साल कंटिन्यू। क्योंकि 350 क्रांतिकारियों को सजा देने में अंग्रेजों को 3 वर्ष लग गए। तो ऐसी स्थिति में लाहौर मुकदमे तक आते आते भारत के क्रांतिकारी आंदोलन जितने भी थे वो सब शांत हो गए। इसी बीच महात्मा गांधी दबे पांव खटखट करते हुए पर्दे के पीछे थे, वो तुरंत क्लाइमैक्स में आ गए और 17 में उन्होंने चंपारण आंदोलन शुरू किया। एक लंबे अरसे से हम धूम धड़ाका कर रहे थे और गांधी जी का फ्लेवर ही चेंज था, टेस्ट भी चेंज था। इसको इस तरीके समझें, आप ढेर सारी स्पाइसी चीज़ खाएं, कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर, खूब मिर्चा मसाला। एक समय आएगा जब आपका मीठा खाने का मन करेगा, क्योंकि मिर्च मसाला बहुत लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं होता। आप या तो लौकी खाएंगे, या खिचड़ी खाएंगे, या फिर रसमलाई खाएंगे। मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाएंगे जब मुँह बहुत ज़्यादा मीठा होगा तब। तो ये चीज़ यहाँ पर भी लागू होती है, क्योंकि हमारी जो मनोवृत्ति है, मेंटलिटी है, एक जैसी नहीं रहती। यही हुआ 1917 में गांधी जी ने जब अपना आंदोलन शुरू किया तो सारे क्रांतिकारी आंदोलन साइड में आ गए, हाशिए पे आ गए और गांधी जी मेन ट्रैक पर चलने लगे। सबसे पहले चंपारण, फिर 1 साल बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फिर उसके कुछ समय बाद खेड़ा आंदोलन। ये कल मैं क्लियर करूँगा कौन कौन से मूवमेंट हुए इस दौर में। आज मोटी मोटी एक आउटलाइन बनाना जरूरी है। ठीक 17 से 19 तक गांधी जी चलते रहे। गांधी जी की पहली हैट्रिक पूरी हुई, जिसमें जिस आंदोलन में वो एंट्री करते थे वो सफल हो जाता था। तो जितने भी युवा थे, यूथ थे, उनको एक मैसेज चला गया कि एक बाबा हैं जो लाठी से चलते हैं, लंगोटी पहनते हैं, जहाँ जाते हैं झप्पी देते हैं जादू की और सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो गांधीगिरी का जो सिद्धांत था उनका, सत्य अहिंसा का, वो लोगों के सर चढ़ के बोला। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बंदूक हटा दी, लाठी उठा ली, पेंट उतार दी, खद्दर पहन ली। ये है गांधीवाद। क्योंकि लोग गांधी जी के सिद्धांतों से काफ़ी इम्प्रेस थे, प्रभावित थे। कब तक? तब तक जब तक गांधी जी के सिद्धांत सक्रिय थे, एक्टिव थे। यही हुआ 1917 तक ये चलता रहा। बीच का जो आप गैप देख रहे हैं, देखिए 1922, तो बीच का जो गैप है वो यहाँ पर 1917 से 1922 का ये जो गैप है, ये है पहला गांधी युग। यानी जो गांधी युग मैंने लिखा है, इसको भी हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, बात और क्लियर हो जाएगी। गांधी युग फर्स्ट, गांधी युग सेकेंड। तो पहला होगा
1917 से 1922 जो आपके सामने है, और दूसरा 1930 से 1947। ये बात अगर आप समझ गए, और अगर नहीं समझना ही पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो कंडीशन ज़रूरी है, क्योंकि इससे कम में दिक्कत है, उससे ज़्यादा ही चाहिए। तो 1947 तक गांधी जी ने एक लंबी पारी खेली, ठीक, इसलिए ये गांधी युग कहलाता है। इसी गैप दौर में भारत में कुछ क्रांतिकारी आंदोलन भी हुए और कुछ गांधी जी के भी आंदोलन हुए, इसलिए इस दौर को हमने 2 हिस्सों में बांट दिया। बस अंतर केवल इतना है, भारत में गांधी जी के आने से पहले क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे, विदेश में भी चल रहे थे, घर पर भी चल रहे थे। और जैसे ही पहला दौर थमा विदेश में और भारत में, वीर सावरकर से लेकर के बाकी लोग, कोई जेल में चले गए, कोई काला पानी की सज़ा हो गई, तो गांधी जी आए। गांधी जी ने अपना फ्लेवर चेंज किया, लोगों का दिल जीत लिया। और इस दौर में क्या क्या हुआ इसका विस्तार से डिटेल में कल करूंगा, क्योंकि कल हम चाहते हैं कि जितनी भी इतिहास की इवेंट्स हैं जिस क्रम से हुई हैं उसी क्रम से हम लिखवाते चलते हैं, उनके बारे में आउटलाइन बताते चलते हैं। ये एक लेक्चर प्लान है, तो उसी क्रम से फिर हम एक लेक्चर को डिटेल से पढ़ाते रहेंगे। आपका नोट्स भी बनता रहेगा, आप समझते भी रहेंगे। जब ये पूरी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी तब उनके जो मॉडल पेपर हैं, जो आए हुए प्रश्न हैं, उनकी प्रैक्टिस कराएंगे। और इतना उम्मीद है कि इतने से आपका काम बन जाएगा इस सेक्शन में। फिर बाकी सब्जेक्ट में फिर इस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक। अब देखिए 1917 में गांधी जी का चंपारण आंदोलन चला, एक सफल आंदोलन, क्योंकि इतने बड़े खून धूम धड़ाके के बाद गांधी जी के आने से ठंडी हवा आई। 1 साल के बाद फिर अहमदाबाद मिल आंदोलन हुआ, ये भी सफल आंदोलन था, गांधी जी को लोगों ने हाथों हाथ लिया। फिर खेड़ आंदोलन एक किसान आंदोलन था, और इस आंदोलन में भी किसानों ने गांधी जी का सपोर्ट किया। तो ले देकर के ये सभी आंदोलन चले। इसी बीच 1919 में रोलट एक्ट आ गया, देखिए 1919। फिर गांधी जी ने इसका विरोध किया। इसी आधार पर फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किया और दिल्ली खिलाफत सम्मेलन के वो अध्यक्ष भी बने। क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली खिलाफत सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की, तो महात्मा गांधी ने की। और गांधी जी ने ही सुझाव दिया कि जब तक हिंदू जनसंख्या अंग्रेज़ों के विरोध में मुस्लिमों के साथ खड़ी नहीं होगी तब तक आंदोलन सफल नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदू जनसंख्या अधिक है, नंबर ऑफ पर्सन अधिक है। यही वजह थी कि गांधी जी ने सुझाव दिया कि खिलाफत शब्द को हटाकर एक नया शब्द रख दिया जाए, उसका नाम है असहयोग, नॉन कोऑपरेशन। ये सुझाव उन्होंने इलाहाबाद में दिया और उन्हीं के आधार पर असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन कैसे शुरू हुआ ये तो उसमें पढ़ाएंगे, तब हम बताएंगे ही। लेकिन असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ और 12 फरवरी 1922 तक ये चला। 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हुआ। इस घटना में हिंसा हो गई, थाने में आग लगी और कई पुलिस वाले जिंदा जल गए और उनकी मृत्यु हुई। इसी घटना को इशू बनाकर गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद किया। 12 फरवरी को बारडोली में गुजरात की बैठक में गांधी जी ने कहा कि अब आंदोलन मैं स्थगित करता हूं, क्योंकि अभी आंदोलन पब्लिक पूरी तरीके से मैच्योर नहीं। तो कुल मिलाकर के गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया और 1922 आ गया। अब आप इमेज करिए, आज़ादी एक्सप्रेस को गांधी जी चला रहे हैं, ठीक, पब्लिक खचाखच भरी है, गांधी तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, और ट्रेन चल रही है, चक 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 चक। अचानक चेन पुलिंग हो गई। चेन पुलिंग मतलब चोरी चोरा की घटना घट गई और गांधी जी ने ट्रेन खड़ी कर दी और ट्रेन से निकल गए और कह दिया अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों नहीं, ट्रेन साथी। आंदोलन अब आपके हाथ में है, क्योंकि आप अभी मैच्योर नहीं हैं और मैं अपने आंदोलन को रोक देता हूँ। कुछ लोग इसमें बहुत नाराज हुए कि इतने बड़े आंदोलन में अगर हिंसा होती है और कुछ लोगों की जानें जाती हैं तो जाने दीजिए, हमारी भी तो जाती हैं।
तो गांधी ने कहा कि इस पूरे आंदोलन में जो गलतियां हुई हैं वो उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं, और अपने को अरेस्ट कराया। और उन्होंने ये भी कहा जब बच्चे गलतियां करते हैं तो सज़ा पेरेंट्स को ही मिलती है, कि उनका ही नाम खराब होता है। तो गांधी जी के अपने कुछ सिद्धांत थे जो कुछ लोगों को सही भी लग सकते हैं, कुछ लोगों को गलत। वो अपने सिद्धांत के चादर में ही लिपटे रहे, और जहाँ लगा कि गड़बड़ है तो उन्होंने उसको क्लोज किया। इसीलिए गांधी ने जैसे आंदोलन कैंसिल किया, अशोक आंदोलन 3 चरणों में बढ़ गया। और यहाँ पर थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा इतिहास में बहुत कुछ समझना है। आज का लेक्चर, अब इसमें कोई पर्टिकुलर किताब आप पढ़ेंगे उसमें ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होंगी। या तो ये मेरे अनुभव का कॉन्सेप्ट है, हमने जो समझा इतने साल, जिससे आपकी समझ थोड़ी और विकसित हो। तो जो युवा था, यूथ था, जो 1917 में गांधी जी को पकड़ लिया, क्योंकि इतने साल से धूम धड़ाका किया, तो चलो गांधी जी के साथ चलते हैं। और 1922 में जैसे ही गांधी जी ने भी अपना आंदोलन कैंसिल किया, केवल एक इशू बना दिया कि हत्याएं हुई, तो यूथ गांधी से नाराज हुआ, वो भी ट्रेन से उतर गया, यानी वो आंदोलन से बाहर हो गया। उसने अपना खुद का आंदोलन शुरू किया, क्योंकि गांधी जी को जेल हो चुकी थी। जो जिस ट्रैक पर गांधी जी चल रहे थे वो खाली था। अब उस ट्रैक पर, स्टीयरिंग पर युवाओं ने मोर्चा संभाला। अब का इस आंदोलन को, इस आज़ादी एक्सप्रेस को अब हम चलाएंगे और मंजिल तक पहुंचाएंगे, आज़ादी दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। और शुरू हो गए। और उस दौर में क्रांतिकारी कौन कौन से थे? राम प्रसाद बिस्मिल, सोहन सिंह भकना, सचिन सान्याल, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। ये दूसरे दौर के क्रांतिकारी थे। तो नंबर 2 मैंने जो लिखा है 1922 से 30, किसी किसी बुक्स में 24 भी हो सकता है। उसकी वजह यह है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था डेवलप हुई थी, लेकिन आंदोलन की भूमिका माहौल 22 से बनने लगा। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरे दौर के क्रांतिकारी आंदोलन प्रारंभ होने का रीजन क्या था? व्हाट द रीजन फॉर स्टार्टिंग सेकेंड स्टेप रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स? इसका एक ही रीजन है, गांधी जी का अचानक अशोक आंदोलन को स्थगित करना, कैंसिल करना, क्लोज करना। इसीलिए आपको दिख रहा है। और 1922 से 1930 के इन 8-9 सालों में बच्चों ने मज़े की क्रिकेट खेली, ज़बरदस्त ट्रेन चलाई, धुआंधार बार बार, क्योंकि कोई बोलने वाला नहीं था, कोई टोकने वाला नहीं था, क्योंकि सीनियर लोग अब हाशिए पे आ गए थे। गांधी जी की राजनीतिक पारी क्लोज हो चुकी थी। देखा हो कोई खिलाड़ी क्रिकेट अच्छा खेलता है, कभी कभी वो फार्म में नहीं रहता, फिर सेकेंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है। तो गांधी जी इस समय पवेलियन में बैठे थे, या तो जेल में थे या अपने घर में थे, रचनात्मक कार्यों में थे, क्योंकि जो बच्चे कर रहे हैं वो उनकी मेंटलिटी से बाहर था। इस आधार पर गांधी जी इस सिद्धांत में भरोसा नहीं करते थे। लेकिन आज़ादी जो हमारा साध है वो अगर मजबूत है, ईमानदार है, जैसे आपका साध है अच्छे ऑफिसर बनना, तो जो साधन है, रिसोर्सेज हैं, वो उसी तरीके के होने चाहिए। और जितने भी क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह हो या सुखदेव, इनकी देशभक्ति पर हमें कोई भी संदेह नहीं है, लेकिन उनका तरीका वही था जो अंग्रेजों का था, सठे साठ्यम चारित। ये चाणक्य की लाइन है, दुष्ट के साथ दुष्टता ही करनी चाहिए। इसी सिद्धांत पर भगत सिंह जैसे लोग चले, क्योंकि प्रेम की भाषा उनको समझ में नहीं आती। गांधी जी की फिलॉसफी थोड़ी सी आदर्शवादी थी, वो आइडियोलॉजी में भरोसा करते थे। यही वजह थी कि दोनों लोगों के विचार नहीं मिलते थे। तो 1922 से 1930 तक क्रांतिकारी आंदोलन हुए। इस दौर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संस्था बनी 1924 में कानपुर में, और इसी संस्था की देन है काकोरी की घटना। अगस्त 1925 में काकोरी कांड हुआ। एक ट्रेन डकैती थी जिसको आप जानते हैं, और हमने सरकारी खजाने को लूटा और खुद लूट गए। आप जानते हैं कि इसमें मैक्सिमम लोगों पर मुकदमा चला। 5 मेन आरोपी बनाए गए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद फरार भी हो गए। बाकी 4 लोग जो थे, बिस्मिल, गोरख, राम प्रसाद बिस्मिल, गोरख, आपके अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, इन लोगों को यूपी के अलग अलग जेल में फांसी हुई। काकोरी कांड के बाद फिर भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशोलॉजिस्ट एसोसिएशन संस्था 1928 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला ग्राउंड में बनाई, और फिर जो युवा बिखरे हुए थे उनको एक किया। इस घटना की जो इवेंट है
वो है सैंडर्स मर्डर। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काकोरी की घटना किस क्रांतिकारी संगठन से संबंधित है। ऑप्शन देता हूँ, अनुशीलन कमेटी, HRA और अभिनव भारत और जिम सोसाइटी। तो आंसर क्या होगा, HRA। सैंडर्स मर्डर केस 1928 में हुआ था और उसी समय भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद ने फिर एक संस्था बनाई। फिर उसके बाद भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका। फिर लाहौर मर्डर केस में वो इन्वॉल्व मान लिए गए और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी हुई। इसी बीच क्रांतिकारी आंदोलन लगभग थम गए थे। मास्टर सूरसेन को भी फांसी हो गई। हम कह सकते हैं इस दौर में गांधी जी की राजनीतिक दुकान बंद थी, या कह सकते हैं क्लोज थी। इस दौर में आपको कोई गांधीवादी सिद्धांत नहीं मिलेगा। लेकिन जैसे ही 1930 आया, फिर धूम धड़ाका हुआ, फिर आपने स्पाइसी मिर्चा खाया और फिर आप चाहते थे भाई मिठाई खिलाओ, पानी पिलाओ, सादा लाओ, सादा जीवन उच्च विचार। तो 1930 के माहौल में फिर गांधी जी को लोग याद करने लगे, गांधी तुम कहाँ हो, आप चलिए हम आपके साथ हैं। और इसी तरीके से 1930 तक आते आते भारत में फिर एक माहौल बनने लगा। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में कल करूँगा विस्तार से, कि 1927-28 में जो साइमन कमीशन भारत में आया उसका विरोध हुआ। उसी विरोध में फिर लाहौर अधिवेशन हुआ और नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुई। तो 1930 का जो ये मूवमेंट है, जहाँ से गांधी ने स्टार्ट की, उसकी शुरुआत उन्होंने नमक दांडी यात्रा से की। नमक तो एक बहाना था, गांधी को राजनीति में दोबारा आना था। ठीक, तो नमक के मुद्दे पर गांधी जी ने अपनी राजनीतिक शुरुआत वैसे की जैसे 1919 में उन्होंने रॉलेट एक्ट से अपनी पहली पारी शुरू की और यहीं से गांधी जी की दूसरी पारी शुरू होती, देखिए ये। और इस आधार पर 1930 से 47 तक गांधी जी मेन ट्रैक पर चलते रहे। इस दौर में आपको कोई क्रांतिकारी आंदोलन नहीं मिलेगा। उसकी वजह ये थी, जितने भी क्रांतिकारी थे वो अब हाशिए पर आ चुके थे। कोई ऐसा व्यक्ति विशेष नहीं बचा था जो अब क्रांति के रास्ते पर चले, क्योंकि बहुतों को हमने खोया था। ये वजह थी कि जो बचे हुए लोग थे, जैसे यशपाल, जैसे जैनेन्द्र, भगवती चरण बोहरा, इन्होंने साहित्य और राजनीति का दर्शन का रास्ता अपनाया। यशपाल एक बहुत फेमस हिंदी साहित्यकार हैं, जिनकी कई पुस्तकें हैं हिंदी में। ये सब इसी दौर के क्रांतिकारी थे जब वो भगत सिंह और सुखदेव के साथ थे। लेकिन जब उनको लगा गांधी जी के आंदोलन में उनके लिए कोई जगह नहीं है, तो उन्होंने अपनी एनर्जी को लिटरेचर में ट्रांसफ़र कर दिया और गांधी जी अपना आंदोलन चलाए। इतनी पूरी कहानी बताने के बाद समझ में बात मुझे ये आई, और आपको भी मैंने बताया वो ये कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम को समझने के लिए हमें सबसे पहले कांग्रेस से पहले देखना पड़ेगा। कांग्रेस से पहले भारत में कई छुटपुट सैनिक विद्रोह होते रहे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है 1857 का विद्रोह। तो हम शुरुआत यहीं से करेंगे। इसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी बनी, और कांग्रेस पार्टी बनी 1885 में। और कांग्रेस के जितने आंदोलन हैं उसको समझने के लिए हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया। 1885 से 1905 का नरम युग, जब कांग्रेस में सीनियर सिटीजन थे। फिर गर्म युग, जब युवा आए। फिर गांधी जी की एंट्री। तीसरे दौर तक आते आते भारत में क्रांतिकारी आंदोलन सक्रिय हो गए। इसी बीच भारत में क्रांतिकारी आंदोलन भी देखे जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको लगता था कि जब तक धमाका करेंगे नहीं, अंग्रेज सुनेंगे नहीं, क्योंकि बैरों को सुनाने के लिए धूम धड़ाका जरूरी है। तो क्रांतिकारी आंदोलन की बात करें तो मैंने बताया था इसके 2 चरण हैं, 1897 से 1917 और 1922 से 1930। इनके बीच में जो गैप है जरा उसको समझिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट वही है। तो 1917 से 1922 का जो आप गैप देख रहे हैं, ये वाला, ये गांधी युग है फर्स्ट, ये वाला, क्योंकि इस गैप को गांधी ने भरा। इसको इस तरीके से समझिए, ये अगर ए है तो ये बी है, ये सी है तो ये डी है। अल्टरनेट है, यानी ए और सी यदि क्रांतिकारी आंदोलन है, क्रांति की बात करते हैं,
तो बी और डी गांधी युग की बात करते हैं। बंदूकें जब शांत हुई तो गांधी जी आ गए, गांधी जी जब शांत हुए तो बंदूकें फिर रोड पे आ गई, और जैसे ही बंदूकें शांत हुई गांधी जी फिर आ गए। उसके बाद कोई आया ही नहीं। 1931 में सूरसेन को फांसी हुई थी। आज़ादी के इतिहास में वो अंतिम क्रांतिकारी हैं, क्रांति के अंतिम दीपक हैं जो अस्त हुए। और पहले क्रांतिकारी जिन्होंने दीपक को जलाया, जो अलख जलाई, वो हैं चापेकर ब्रदर्स, जिन्होंने 1897 में जिम सोसाइटी की स्थापना की और भारत में पहली क्रांतिकारी हत्या की, जब रेंड और एमस्ट जैसे अंग्रेज ऑफिसर्स को उन्होंने मारा। ये सारी बातें इसमें हैं। तो कुल मिलाकर के ये मोटा मोटा हो गया। अब लेक्चर प्लान हमारा ये है कि जो पूरा स्ट्रगल है इसकी ओपनिंग 1857 से ही होती है, देखिए, क्लोजिंग 47 तक होती है। तो इस पूरे दौर में जो जो इवेंट्स जिस जिस क्रम से हुई, हम चाहते हैं कि वो क्रम भी बना लिया जाए, क्योंकि बहुत ठंडे दिमाग से खेलना है, पढ़ना है और चीज़ों को धीरे धीरे कवर करना है। आप मैंने पहले कहा था कि सिलेक्शन आपको लेना है किसी भी एग्जाम में, तो अपना स्वतंत्रता संग्राम और राजव्यवस्था, इन दोनों को पकड़े रहिए और इन दोनों के बीच में इंटर रिलेशन को समझते रहिए। पहले इन दोनों पर भी हम प्रहार करेंगे, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स उसके बाद। तो इससे फ़ायदा ये रहेगा कि चीज़ें अधिक से अधिक क्लियर होंगी। तो कल की क्लास में इसके बाद जो आप वीडियो देखेंगे उसमें भारत में घटनाओं का क्या क्रम है ये देखना है। इसके लिए हम एक चार्ट बनाएंगे, उसमें एक तरफ इवेंट्स, एक तरफ उनके ईयर रहेंगे और उसी क्रम से हम लिखते जाएंगे। मेन डेट जो है वो लिखते चलेंगे। आप चाहे उसको नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, नोट्स तो आपका हम बनवा ही रहे हैं, बस उनको सुने और समझें। अगली इवेंट कैसे होगी, जैसे कोई मूवी की स्क्रिप्ट लिखता है, जो दर्शक होता है उसको नहीं पता है, वो तो मूवी पहली बार देखता है टाकीज में, धीरे धीरे देखता जाता है, उसको पता चलता जाता है कि इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। लेकिन जो स्टोरी लिख चुका है उसको सब पता है कि अब इसके बाद ये होगा। यही चीज़ यहाँ पर भी है। आप पूरे स्वतंत्रता संग्राम की कहानी को पहले समझ लें, फिर आसानी से तैयार हो जाएगा कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई, और उसी आधार पर फिर एक ही घटना को अलग अलग पढ़ते चलते हैं, उनके मेन मेन बिंदुओं को लिखते चलते हैं और आपको पता नहीं चलेगा हम आज़ाद कब हो गए। उसी आज़ादी में संविधान के बीच छुपे हैं, उनको भी निकालते हैं, जिससे संविधान की भी थोड़ी सी कहानी बनती जाए। और इसी आधार पर एक बार फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक धन्यवाद, नमस्कार।